चलिए बातचीत आपको बाद में सुनवाएंगे। फिलहाल रुख करेंगे गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। जो हमारे श्रम सुधार कानून है उसका आज विस्तार से प्रेजेंटेशन हुआ। आज निवेश संवर्धन की संभावनाओं पर भी विचार हुआ और जो मंडी अधिनियम है कृषकों के हित के लिए उस पर भी बात हुई। आज लॉकडाउन के बारे में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस विषय पे भी चर्चा हुई। अब मैं विस्तार से, आप जितना चाहेंगे उतना एक एक करके। लॉकडाउन के मध्य में सरकार क्या कर रही है? सीधे लॉकडाउन पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। भाई आप अपनी सुविधा से पूछते रहना है, जैसे राजपूत साहब ने स्टार्टिंग लिया है। आज आम जनता से जो मध्य प्रदेश सरकार की आईडी है, कल तक ये सुझाव भी मांगे गए हैं कि वो लॉकडाउन में अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करूंगा मध्य प्रदेश की जनता को कि राज्य सरकार की आईडी पर वो अपने सुझाव दें कि लॉकडाउन के संबंध में वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कब से चाहते हैं। इसी तरह से तय किया है लॉकडाउन के बारे में कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, कांग्रेस भी बसपा भी, पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं वो कई बार, और फिर एक बार लॉकडाउन के बारे में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से बात करके उनकी राय भी जानेंगे। पहले भी वो पूर्व मुख्यमंत्रियों से, माननीय उमा भारती जी से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से, माननीय कमलनाथ जी से बात कर चुके हैं। सभी धर्म गुरुओं से भी चर्चा होगी। माननीय सम्मानित मंत्रीगण जो अपने अपने संभाग के प्रभारी हैं, माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय कमल पटेल जी, माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी, ये सभी अपने अपने संभागों में अपने अपने संभागों के जनप्रतिनिधियों से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से फीडबैक लेंगे। जहां मंत्री लोग बात नहीं कर पाएंगे, वहां के जिलाधीश, कलेक्टर, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है जो, जिसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं, उस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करके पूरी राय कल तक सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, कलेक्टर, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करके क्राइसिस मैनेजमेंट पर हर जिले से रिपोर्ट आएगी। उसके बाद कल समरी बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी, जो केंद्र निर्णय लेगा। आज से कल तक। और कुछ पूछना हो? सर, निवेश को लेकर भी आपने बताया, निवेश को लेकर भी चर्चा। हमारे यहाँ 71 विकसित क्षेत्र हैं निवेश की और 12 विकासशील क्षेत्र हैं। 2000 हेक्टेयर भूमि अलग से हमने चिन्हित की हुई है। अभी आरक्षित और जो क्षेत्रों में, रतलाम के पास के जाबरा में, बाबई के पास मुहासा में, मोहना, इंदौर के पास में सीतापुर में, इसी तरह से हमारे फार्मा पार्क, चमड़ा कुटीर उद्योग, ये सब के लिए आज बात हुई है। और इसमें इन उद्योग जो अभी हमारे लगे हुए हैं, जो चालू स्थिति में है, कोरोना के कारण से कुछ विलंबित या व्यवधान जहां आया है, इन सबों में अतिशीघ्र लोग काम करने लगे, अतिशीघ्र चालू हो जाए। इस विषय के अलावा उस विषय पर भी बात हुई। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 4,000 को समझ गया सरकार, क्या लग रहा है? ये एक बात हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी दुखद मौत कोरोना से न हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कल तक अपने उज्जैन में 4 दिन में कोई भी दुखद मौत नहीं हुई थी। मौत कोई भी हो दुखद ही होती है, क्योंकि बाहर से लेबर आ रही है, हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, श्रमिक आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें घटना बढ़ना जारी रहेगा। लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना जैसे रोग से ठीक होने वालों में प्रतिशत हमारा काफ़ी ऊपर है। 40% के ऊपर हमारा रेशियो है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।
क्योंकि लेबर इतनी बड़ी संख्या में आ रही है और हमारा मध्य प्रदेश मध्य में है, ये सभी प्रदेशों से घिरा है। महाराष्ट्र की भी लेबर चलती है तो पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस होकर दतिया पे खड़ी होती है और वहाँ से यूपी में प्रवेश करती है वो दतिया से। मैं 1.5 महीने से उससे यूपी की लेबर, बिहार की लेबर निकलती वहीं से है, तो हम 1.5 महीने से देख रहे हैं। पर माई की कृपा से हमारा दतिया भी बचा है, लेकिन ये लेबर जहाँ भी रुकती है या लेबर हमारे मध्य प्रदेश की लौट के जिन गाँवों में जाती है उन गाँवों में ये दिक्कत तो स्वाभाविक रूप से आती ही है। अब आप कल्पना करें, आज महाराष्ट्र से 100 बसें आ रही हैं। कितनी? 100 बसें। अभी 9 ट्रेनें आ रही हैं मध्य प्रदेश में। 100 बसें हमारी यूपी से भर के मध्य प्रदेश आ रही हैं आज। कल नहीं कह रहा मैं, ये आज की आपको बता रहा हूं। इसी तरह से गुजरात से बसें आ रही हैं। अब चारों तरफ से जब लेबर लौट के आएगी, हालांकि सरकार ने पूरा उनके एग्जामिन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए सारे बंदोबस्त किए हैं, पर फिर भी पैदल चल देते हैं, वो अपने साधनों से चल देते हैं, ट्रक से चल। आप एक बार मेरा निवेदन है, हाईवे जाके तो देखो, आप ऐसे जाओगे दतिया, यहाँ बाईपास पे चले, भरा पड़े हुए सारे, पर स्वाभाविक रूप से घर पे तो आएंगे। वो वातावरण जिस तरह का बना, उससे एक बात तो प्रतीत हुई कि ये वातावरण इस तरह का है कि लोग घर तो जाएंगे, और घर जाएंगे तो निकलेंगे तो मध्य प्रदेश से आसपास के 8 प्रदेश, इतने सारे प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य को भी कुछ विशेष कदम उठाने का था? जी, हमने वैसे तो ग्रामीण इतने जागरूक हो गए, कई जगह तो उनने खुद नहीं बैरिकेड्स लगा दिए, वही बाहर स्कूल में रोक देते हैं, इसलिए वो चलता रहेगा। आप पहले पेमेंट को ब्रेक कर दीजिए। अब जो पूछते जा रहे हो वो बोलता जाऊंगा मैं, तो कोई गलती है नहीं। आप उनको राज पीछे उधर मुंह करो, उनसे कहो। ई पास जारी नहीं हो पा रहे हैं, आप फोन नहीं उठ रही हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, फोन के लिए देखो आप, वो मैंने भी पढ़ा समाचार, वो जो अधिकारी, उनसे कहो ना आप, अब पूछने वाले से कहोगे आप आपकी बात। ई पास में एक बात ध्यान रहे कि जो फोन जहां आप लगा रहे हैं वो फोन अधिकारी से, अधिकारी के कनेक्शन के लिए थे, न कि पब्लिक के कनेक्शन के लिए थे। पब्लिक के कनेक्शन का फोन अलग है, लगा दिए अधिकारियों को आपने, फिर उसके बाद छाप दिए कि उठा नहीं रहे। वो स्वाभाविक रूप से वो नहीं उठता है। अगर वो इंटर स्टेट जो अधिकारी जो वहां पर बैठे हैं महाराष्ट्र में, जो वहां लोगों को असेंबल करके ट्रेन भर रहे हैं, आप उनके लिए ई पास भोपाल से जारी कर दो ये कहेंगे तो वहां का काम प्रभावित होगा। बाहर का मजदूर उतावलापन इतना ज़्यादा है कि पैदल चल पड़ता है। वो थोड़ा सा भी उसे आशंका भी हो जाए तो वो अपना साधन तलाशता है या पैदल चल देता है। ये हमारे लिए फिर दुखद कोई प्रसंग घट जाता है तो बुरा लगता है। तब बात आती है ई पास की। तो ई पास के लिए हमारे, उनके साथ साथ हमारे माननीय मंत्री सिलावट जी बाहर से आने वाले लोगों को भी देख रहे हैं, अंदर से जाने वालों को भी देख रहे हैं। हमारे जो आईसीपी केसरी जी हैं वो भी इस काम को देख रहे हैं, और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दुबे जी भी इस काम को देख रहे हैं। बाकी को काहे को फोन लगाना, इनके स्टाफ या उसको लगाना चाहिए, जिससे ये दिक्कत दूर होगी। अब पूछें। 375 बसें सर चलाई हैं जो राजस्थान बॉर्डर से श्रमिक आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाने वाले हैं या मध्य प्रदेश के, क्योंकि आपने कहा सेंटर में कई ऐसे भी मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से होते हुए दूसरे राज्य जा रहे हैं, उनके लिए भी बसें चलाई हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कल भी कहा है, आज भी कहा है, सभी जिला कलेक्टर जो उस हाईवे के रूट पे पड़ते हैं कि पैदल जाने वाला श्रमिक वो किसी भी प्रदेश का हो और किसी भी प्रदेश पर जा रहा हो, आप उसको अगर पैदल जा रहा है तो उसको बिठाल करके भोजन व्यवस्था, नाश्ता करा के और बांध के भोजन अगले स्टॉपेज तक छोड़ें, जिससे वो अपने गंतव्य की ओर जाए। और पूछिए। और सर ऐसे लोग दिख नहीं रहे, हम लोगों ने कल भी कई जगह जाके देखा। हमने तो आज अभी आप जो बात हुई है वो अभी आपको तत्काल बताएं। आज से आप देखें, जरूर दिखेगा। श्रम कानून का इसमें भारत सरकार की जो अपेक्षा थी श्रम कानून में 100 से अधिक 300 वाले जो संस्थान हैं उसको आज हमारे सरकार ने यहाँ से मंजूरी दे के भेज दिया है। विद्युत शक्ति में भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार 10 से अधिक भी श्रमिक रखेंगे और 50 और उससे ऊपर भी रखने की आज मंजूरी दी गई है। ठेका श्रम अधिनियम में 20 से बढ़ाकर 50 करने का भी आज
प्रस्ताव मंजूर किया गया है। सिंगल विंडो परसेप्शन जैसा आपने देखा होगा कि जो हमने अपनी पूर्व की शिवराज 3 के समय में जो था वो 4 में भी लागू हुआ है और ये सिंगल विंडो का अपना ठीक है राजपूत साहब ना। शिवराज 4 में आपका रोल चेंज हुआ था। आपने देखा ध्यान से है रोल तो यही चल रहा है। ये कंपाउंडिंग वाला भी हमने इसमें डाला है श्रम सुधार में। पहले सीधा मामला कोर्ट में चला जाता था, अब ऐसा नहीं। कंपाउंडिंग में अब जो छोटे छोटे मामले होते हैं जिसमें जुर्माना से ही निबट सकता है या छोटी चीज़ में ही हल हो सकता है, तो अब वो कंपाउंडिंग के माध्यम से उसको पहले ही निपटा लिया जाएगा, न्यायालय में सीधा नहीं जाएगा। पहले लेबर इंस्पेक्टर वाले बहुत परेशान करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हमने इसके लिए एक अलग से वो किया है कि कोई इंस्पेक्टर अब सीधा नहीं जा सकेगा। कमिश्नर को, लेबर कमिश्नर को अब वो अधिकार दिए हैं कि वो अलग से एक इंस्पेक्शन के लिए व्यक्ति भेजेगा जो इसके ऊपर से होगा। गलती करने पर उसको सजा मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात भी इसमें मानी गई है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत पृथक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कारखाने में कार्य की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे, जो आप सबके संज्ञान में पहले आ चुकी है। आज उसका विधिवत कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी हो लिया है। इसे 24 अप्रैल 2020 के नाम से जाना जाएगा। दुकानों के बारे में आप सबके ध्यान में आ गया। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक दुकान खुलेंगी और बीच में कोई भी इन सबको रोक नहीं सकता है। और कुछ पूछना है? इससे ज़्यादा चलाओगे नहीं ना आप। टाइम बढ़ा है सर, 8 से 12 घंटे। उनको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, सभी को एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इसीलिए बढ़ाया है। दुकान का सब आज से चालू हो गया? आज से। और पूछो। उद्योगों के बारे में और मंडी अधिनियम के बारे में कुछ बता दो दिया मैंने यार। मंडी अधिनियम में सौदा पत्रक के माध्यम से कोई भी व्यापारी किसी भी किसान के खेत पे या घर पर जाकर उसकी फसल की खरीद सकता है। अगर सौदा उसका पटता है तो, मतलब किसान सहमत होता है, व्यापारी दोनों सहमत होते हैं, तो मंडी स्वयं भी चालू रहेगी। ऐसा कोई भ्रम न फैलाए कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी चालू रहेगा। किसान की मर्जी है, वो प्राइवेट मंडी पे बेचे, सरकारी मंडी पे बेचे, वो खेत पे बेचे। इसमें किसान को बंधन नहीं है। किसी भी व्यापारी के हितों के साथ में या किसान के हितों के साथ में इसमें कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। थोड़े से सुधार आ जाएंगे, फायदा हो जाएगा। जैसे पहले सब्जियों पे 8% वो लगता था कमीशन, अब इससे वो बचा जाएगा। किसान की फसल जो है ना ताजी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो या व्यापारी, खुद की निजी मंडी भी खोल सकता है। वो मंडी समिति रहेगी। एक ये भी भ्रम आया था कि कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव हुए थे, डायरेक्टर बनते थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते थे, वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। विधिवत चुनाव होंगे और डायरेक्टर भी बनेंगे और उनके अधिकार भी यथावत रहेंगे मंडी प्रांगण क्षेत्र के। ये विषय थे मुख्य। आप लोग कहो तो भोजन कर लूँ। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। जो लोग तैयार नहीं हो वो सोचें इस बात को। आप क्या कीजिए, तैयारी हुई बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी पूरी ताकत के साथ में। तैयारी की आवश्यकता है। ये इतने गड्ढे खोद गई है कांग्रेस अपने लिए, इनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंगल। आज कांग्रेस अपने काम के आधार पर मध्य प्रदेश में वोट ही नहीं मांग सकती। ऐसा पहला राजनीतिक दल होगा जो चुनाव में जाएगा और अपने काम के लिए वोट नहीं मांग सकता। वो कहेगा भाजपा ने ये नहीं किया इसलिए हमें दे दो, भाजपा ने ये, हम ये करने वाले थे इसलिए हमें दे दो, हमको समय नहीं मिला इसलिए दे दो। ऐसे वोट मांगेंगे इस बार। जो अचंभा होगा कांग्रेस। 15 महीने में एक भी काम नहीं किया हो जिस पार्टी ने। 2 लाख का कर्जा एक किसान का माफ नहीं किया, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बेटी को 51,000 नहीं दिए, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी, एक बेटी को लैपटॉप नहीं दिया। ऐसा विचित्र दल नहीं देखा होगा जिसने 15 महीने में सिर्फ ट्रांसफर, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ वल्लभ भवन दलालों का अड्डा, इसके अलावा कुछ नहीं किया।
तो मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है? हाँ? अगला मंत्रिमंडल विस्तार ये अपन माननीय मुख्यमंत्री जी बता ही चुके हैं लॉकडाउन के बाद। अजय सिंह ने बयान जारी किया प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ा है प्रदेश में। हाँ, ये सच कहा उनने, कमलनाथ जी के बारे में कहा है वो। आप उस समय की रेट देखें कमलनाथ जी का, वो शुरुआत के तो नहीं, वो झूठ नहीं बोले अजय सिंह। उनने, कमलनाथ जी ने जिस तरह से, भाई कब आए 22, आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखिए, 22 तारीख के पहले जितने जमाती आए सब 22 के पहले आए। उसके बाद तो 23 को माननीय शिवराज जी ने शपथ ली, रात को 9 बजे शपथ ली और 10 बजे वल्लभ भवन में बैठक प्रारंभ हो गई। उसके पहले मुख्यमंत्री ने एक भी कोरोना की बैठक ही नहीं ली। ये मैं जितनी बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो जारी किया है। ये रिकॉर्ड की, मैं जो बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और आप सब लोग बहुत जागरूक लोग हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये आप रिपोर्ट नेट पे जाके या सूचना के उसमें जाके आप निकलवा सकते हो। कोई मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने 12 तारीख को उनसे कहा, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। अचंभे की बात थी अपने